नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल जीएस राव सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही है संविधान में, तो हम अभी इसमें राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में जो राष्ट्रपति का टॉपिक है बहुत बड़ा है, और जब अच्छे से पढ़ेंगे तो समय तो लगेगा ही। तो राष्ट्रपति के बारे में हम आज पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। तो हम एक एक पॉइंट वाइज उसकी, जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सभी शक्तियों को धीमे क्रम वाइज पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से, और उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उसके कर्तव्य। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में एवं उसके कर्तव्य के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां उसके बारे में। कार्यकारी शक्तियां, उसके बाद हमें देखना है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, उसके बाद हमें दोस्तों देखना है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, उसके बाद आके देखेंगे वित्तीय शक्तियों के बाद न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति, तो जैसे राष्ट्रपति की क्या क्या कार्यकारी शक्तियां हैं, क्या विधायी शक्तियां हैं, क्या क्या उसकी वित्तीय शक्तियां हैं, क्या न्यायिक शक्तियां हैं, उसके बारे में हम धीमे धीमे सब पढ़ेंगे। वित्तीय शक्तियों के बाद न्यायिक शक्तियां हो गई। न्यायिक शक्तियों के बाद हमारी अगला पॉइंट होगा कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां, यानी राष्ट्रपति की क्या कूटनीतिक शक्तियां होती हैं उसके बारे में देखेंगे। अगला पॉइंट है सैन्य शक्तियां। क्या है राष्ट्रपति के पास, क्या क्या सैन्य शक्ति है। सैन्य शक्तियां, इसके बाद अगला पॉइंट है लास्ट आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो सब लोग क्लास को सबसे पहले शेयर करें, जिससे हम सब लोग जुड़ सकें। तो सबसे पहले हम कार्यकारी शक्तियों के बारे में देखेंगे। ये पूरा शक्तियों का सिलेबस है, एक तरह से कहें राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां उसका ये सब पॉइंट वाइज सिलेबस है, और इन सबको हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कार्यकारी शक्तियों के बारे में देखते हैं, क्या क्या राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। तो दोस्तों, कार्यकारी शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति के नाम से जो शासन के सभी, भारत सरकार के जो शासन के सभी काम है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पहला पॉइंट होगा भारत सरकार के, भारत सरकार के शासन संबंधी
कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब जैसे भारत सरकार के जो शासन संबंधी काम है तो वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जैसे मैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जो शक्तियां हैं तो मैं पहले बता चुका हूं, जब राष्ट्रपति मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री, अब यहाँ पर मैं राष्ट्रपति के नाम से जो काम किए जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति का केवल नाम है। अगला पॉइंट होगा वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। तो क्या देखा हमने, राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी कार्यकारी शक्ति में शामिल है। अगला पॉइंट देखेंगे, वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसके साथ साथ महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब महान्यायवादी के बारे में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो महान्यायवादी के बारे में पूरा एक आर्टिकल है, तो हम महान्यायवादी को बहुत आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं। महान्यायवादी का मतलब होता है एक तरह से जो सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है। ये एक सरल भाषा में कहें तो ये सरकार का वकील है महान्यायवादी। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा इसके जो वेतन भत्ते तथा इसके वेतन भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति के साथ साथ इसका जो वेतन वगैरह सब राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महान्यायवादी है, राष्ट्रपति इसको चाहे कभी भी हटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दूसरा कभी भी उसकी दूसरे की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से ये परमानेंट पद नहीं है। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब होगा प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन मैंने अभी बताया ना, प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियां नेतृत्व, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सब काम काज करेंगे, लेकिन नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो महान्यायवादी का पद होता है इसको बोला जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कभी भी उसको हटा सकते हैं। इसी में अगला पॉइंट देखेंगे। तो महान्यायवादी का जो पद है वो प्रसाद पर्यंत होता है, यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब कभी भी इनको हटा सकते हैं। इसी में अगला पॉइंट है दोस्तों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहते हैं। तो सीएजी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल,
और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो वो भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष के साथ साथ, जैसे मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ राज्य, जैसे यहाँ मैंने वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात, इसके साथ साथ जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अब हम इसके साथ साथ देखेंगे अगले पॉइंट में, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, व जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये सब इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति की। तो ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हो गई। लेकिन यहाँ पर वास्तविक शक्तियां किसको? प्रधानमंत्री को, वही सब करेंगे। लेकिन नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का, क्योंकि उनके नाम से सब कामकाज हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे अगला बिंदु इसी में देखें, केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन होता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित होता है, तो वो भी कार्यकारी शक्तियों में शामिल होगा। अब हम आगे देखेंगे विधायी शक्तियां। वैसे इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है, ये सब चीज पॉइंट टू पॉइंट। विधायी शक्तियां, अगला पॉइंट क्या होगा? कार्यकारी शक्तियां हमने देखा। अब हम अगला पॉइंट देखें विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, विधायी शक्ति यानी कानून बनाने में जो राष्ट्रपति का रोल होता है, तो उसमें कौन किस किस को, जब संसद में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो जो विधायी प्रक्रिया होती है उसमें राष्ट्रपति का क्या क्या रोल होता है, वो विधायी शक्तियों के अंतर्गत शामिल होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्या क्या विधायी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं विघटित कैसे कर सकता है, वो बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब लोकसभा वगैरह पढ़ेंगे तब। अभी यहाँ पर मोटा मोटा पढ़ ले रहे हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति संसद का जो संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला रहा है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक बुलाई, अब इसी
राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के बाद इनका काम खत्म, अब इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, संसद की। तो लोकसभा की जब संयुक्त बैठक बुलाई तो उसके बाद लोकसभा की जो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। आगे देखते हैं हम इसी में, जब लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव होने के बाद प्रथम जब सत्र स्टार्ट होता है, तो चुनाव के बाद जब प्रथम सत्र स्टार्ट होता है तो उसको सत्र को संबोधित करते हैं। प्रथम सत्र का जो अधिवेशन बुलाया जाता है उसको संबोधित करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ये उनकी विधायी शक्तियों में शामिल है, तो वो भी देखते हैं। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं, जैसे हमने बताया प्रत्येक जब चुनाव होने के बाद में प्रथम जब अधिवेशन बुलाया जाता है, सत्र स्टार्ट होता है, तो प्रत्येक वर्ष, जैसे प्रत्येक वर्ष स्टार्ट होता है, लेकिन चुनाव के बाद भी, जैसे चुनाव के बाद स्टार्ट होता है। जैसे लोकसभा के चुनाव होने के बाद में जब नए पहली बार एमपी जाते हैं तो उनको जब सत्र स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। उसी के साथ साथ जब किसी प्रथम वर्ष जब संसद का प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब हम आगे देखते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर किसी अन्य सदस्य को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा के अध्यक्ष की व उपाध्यक्ष की, तो इनका जब पद रिक्त हो जाता है तो किसी अन्य सदस्य को नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन इनका भी चुनाव होता है। जो ये हम जब संसद पढ़ाएंगे तो उसमें लोकसभा पढ़ाएंगे, राज्यसभा पढ़ाएंगे, वहाँ सब बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी हम एक ओवरव्यू जान ले रहे हैं जिससे आपको पता लगे कि विधायी शक्तियों में क्या क्या शामिल है। इसके साथ साथ देखते हैं, जैसे राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान के सबसे संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े
से जुड़े 12 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े जो व्यक्ति होते हैं तो उसको राज्यसभा में राष्ट्रपति नामित करते हैं। कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों। ये भी विधायी शक्तियों में शामिल है। अब हम आगे देखते हैं कि जब कोई विधेयक संसद में लाया जाता है तो संसद में जब विधेयक लाया जाता है तो लोकसभा में पास होता है। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास होता है। राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं? वो विधायी शक्तियों में शामिल। जब कानून बन रहा है तो उससे संबंधित राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं। वो सब शक्तियां विधायी शक्तियों में शामिल है। वो हम जब संसद पढ़ेंगे तब आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो भी विधायी शक्तियों में शामिल है। अगला बिंदु देखते हैं इसी में। संसद में जैसे कुछ विशेष विधेयक लाए जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं विधायी शक्तियों में ही देख रहे हैं। जैसे संसद में कुछ विशेष विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं। कौन कौन से लाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कुछ ऐसे विशेष विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से लाए जाते हैं। देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा संघ राज्य क्षेत्र में जब हम भाग 1 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 2 व 3 से संबंधित किसी का नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, किसी के सीमा को घटाना बढ़ाना से संबंधित जब विधेयक लाया जाता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या देखा हमने? अनुच्छेद 2 व 3 से संबंधित जो संसद में विधेयक लाया जाता है, किसी राज्य के गठन व प्रवेश से संबंधित, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा को घटाना है बढ़ाना है, तो ये जो भी परिवर्तन होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। इसके साथ साथ आगे देखेंगे हम संचित निधि से संबंधित जो विधेयक लाया जाता है। संचित निधि से संबंधित जो संचित निधि में से कुछ खर्च के लिए जब विधेयक लाया जाता है खर्च करने से संबंधित, तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। एक एक यहाँ पर पॉइंट पर ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट है। अब पूछ लेगा पेपर में संचित निधि से खर्चे से संबंधित विधेयक किसकी अनुमति से लाया जाता है, तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। अब हम देखते हैं आगे। तो हमने क्या क्या देखा? अब जैसे सीएजी है, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वित्त आयोग की रिपोर्ट है, ये सब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखी जाती हैं। जो रिपोर्ट होती हैं जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी तथा वित्त आयोग
अन्य आयोग की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति की अनुमति से रखी जाती है। जैसे सीएजी की रिपोर्ट आती है, वित्त आयोग की रिपोर्ट होती है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में रखी जाती है, की अनुमति से संसद में रखी जाती है, संसद में पेश की जाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम आगे, जैसे हम दो शक्तियां पढ़ चुके, एक कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियां, दो हमने कवर किया अब तक। अब हम आगे पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।